नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आज से अपनी एक न्यू स्टोरी का आरंभ कर रहे हैं। स्टोरी का नाम है द रिटर्न, लेकिन मैं अपने इस थंबनेल में मैं इसे कमिंग सून के नाम से ऐड करूंगी। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। लखनऊ चहल पहल से भरा शहर, जहाँ लोगों के एटीट्यूड से लेकर उनका खाना पीना भी नवाबी होता है, जहाँ शामें गुलजार होती हैं और रातें हंसी। इसी एक शाम में बालकनी में खड़ी नेहा को अपने करीब खींचते हुए संजय ने उसके कानों में धीरे से कहा, बेबी तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। संजय की इस रोमांटिक आवाज को सुनकर नेहा शर्मा गई। नेहा का यह शर्माना देख संजय धीरे धीरे नेहा के करीब जाने लगा। नेहा की तेज धड़कनें संजय के कानों में बखूबी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे संजय के अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। संजय नेहा दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके थे और फिर संजय ने धीरे से नेहा के कानों में कहा, आई लव यू सो मच नेहा। और ये सुनते ही नेहा ने भी कहा, आई लव यू टू संजय। रूम में बालकनी के ठीक अपोजिट रखे टेबल पर नेहा और संजय की ड्रिंक रखी हुई थी। दोनों के बीच चल रहे इन रोमांटिक मोमेंट्स के दौरान एक अनजान शख्स धीरे धीरे अपने कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। उस शख्स ने अपने आप को बखूबी छुपाते हुए नेहा की ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी और वहां से दबे पांव वापस निकल गया। उस ड्रिंक को पीने के बाद नेहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और तभी संजय को एक फोन कॉल आ गया और उसे अर्जेंटली पार्टी में वापस जाना पड़ा। इधर नेहा खुद को संभालना तो बहुत चाहती थी, पर उसका दिमाग और शरीर उसका साथ नहीं दे रहे थे और कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप की तरफ बढ़ रहा था। उस सख्त हाथ को नेहा ने एक्साइटमेंट में रोकने की कोशिश भी की, पर रोक न सकी और फिर उस रात वो सब कुछ हो गया जो होना शायद लाजमी नहीं था। आधी रात लगभग 3 बजे जब उस आदमी का एक फोन बजा तो उस पर बात करने के बाद वो अचानक से उस कमरे से चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी टाई वहीं बिस्तर पर ही छोड़ दी, पर नेहा तो अब भी बेहोश हालत में बिस्तर पर ही पड़ी थी। 2 दिन पहले नेहा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने की खुशी में उसके पिता दिनेश ने अपने घर में पूजा रखी थी। नेहा हमेशा से ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थी, जो बचपन से ही मेहनत करने पर विश्वास करती थी। उसके इसी अंदाज पर खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर संजय खुराना उस पर फिदा था। संजय और नेहा पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 4 महीने पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। आज पूजा ने आज दिनेश ने संजय और उसके परिवार को भी बुलाया था। जीजू अब आप भी समझाओ ना दीदी को, इसकी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, अब तो इसे एक बड़े होटल में पार्टी देनी चाहिए। नेहा की सौतेली बहन कनिका ने जिद करते हुए संजय से कहा, अरे दीदी, तुम्हारी दीदी क्या डिसाइड करेगी? नेहा का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी मेरी तरफ से, वैसे भी हम अलग थोड़ी हैं। संजय ने कनिका से कहा, तो फाइनल रहा दीदी की पार्टी जीजू के होटल में। ये इट विल बी सो मच ऑफ फन, कनिका ने उछलते हुए कहा। कनिका के चेहरे पर अपनी बहन और उसके मंगेतर को देखकर स्माइल तो थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। 2 दिन बाद संजय के स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर होटल का डेकोर, खाना, म्यूजिक सब कुछ नेहा की पसंद का अरेंज किया था। सच में उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्ड को देख के वहां मौजूद हर शख्स जेलस फील कर रहा था। म्यूजिक और गॉसिप के बीच डिनर चल रहा था कि तभी गलती से नेहा की ड्रेस पर नूडल गिर गया। ओफो कहते हुए नेहा ने अपने हाथों से उसे साफ करने की कोशिश की। अरे रुको, अंदर रूम में साफ कर लो ना दीदी, कनिका ने तुरंत नेहा की ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा। यस सी इज राइट, मैं ले चलता हूँ कम, संजय ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। उन्हें एक साथ एक कमरे में जाता देखकर नेहा की सबसे खास दोस्त समृति और कनिका एक दूसरे को आंख मारकर इशारे कर रही थी। नेहा की सौतेली माँ उसे संजय के साथ इस तरह अंदर जाता देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। वो हमेशा से संजय जैसा लड़का अपनी बेटी कनिका के लिए चाहती थी, पर आज नेहा को इतने बड़े आदमी के साथ सेटल होता देखकर उसके मन में बिल्कुल भी सुकून नहीं था, जब तक दोनों लिफ्ट के अंदर नहीं चले गए। माँ मंजू की नजरें उन पर ही टिकी हुई थी। उनके जाने के बाद वो कनिका को बार बार देखे जा रही थी।
न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में कनिका से कुछ कहना चाहती हो। इन सभी बातों के बाद इतना कुछ हो गया तो नेहा को समझ नहीं आया, और कुछ घंटों बाद जब नेहा ने अपने शरीर को धीरे धीरे नींद में हिलाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसका बदन मानो कब कपास आ रहा था, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। अपने आप को एक अनजान कमरे में अनजान बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखकर उसकी नींद एक झटके से खुल गई और वो तुरंत उठकर बैठ गई। अपने आप को इस हालत में देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और याद करना शुरू किया कि कल रात क्या हुआ था। बार बार जोर देने के बाद भी उसे इस बिस्तर पर अपने साथ अपने मंगेतर संजय की शक्ल याद आ रही थी। संजय, संजय मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। हड़बड़ाहट में नेहा ने अपना फोन ढूंढा तो उसे बिस्तर के नीचे पड़ा डेड पाया। चादर में खुद को लपेटे हुए नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संजय गया कहाँ के तभी उसकी नजर उसके सामने एक अनजान टाई पर पड़ी। उस ब्लू कलर की टाई पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसने संजय की टाई याद करने की कोशिश की। बहुत जोर देने के बाद उसे याद आया और वो सोचकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना कुछ कहे ही उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने तो कल टाई पहनी ही नहीं थी, तो फिर ये किसकी है? मैं किसके साथ थी? ओ गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसने खुद से कई सवाल कर लिए और घबराहट में उसकी धड़कनें बढ़ती ही गई। नेहा, ये क्या कर दिया तूने? उसकी जुबान इस वक्त खुद से ही सवाल करने में लड़खड़ा रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने मुंह पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई और जोर से बिलखते हुए रोने लगी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे जिस तरह का दर्द महसूस हो रहा था उससे वो समझ चुकी थी कि कल रात उसने वो कर लिया था जिसके लिए वो संजय को आज तक रोक रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और तरस भी। क्यों क्यों किया ऐसा तूने? मुझे होश कैसे नहीं रहा? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? जरूर मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन यह कर फिर से नेहा रोने लगी और खुद को ही कटघरे में बार बार खड़ा करने लगी। अब मैं संजय से क्या कहूंगी? कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं उसको? मुझे जल्द से जल्द संजय से मिलकर उसे सब समझाना होगा। नेहा ने जल्दी से अपने कपड़ों को ढूंढते हुए उन्हें पहनकर अपना सारा सामान समेटना शुरू किया। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करती दर्द और कंपकपाहट के कारण जमीन पर गिर जाती। रोते हुए वो खुद को इतना भी नहीं संभाल पा रही थी कि वो खुद का हुलिया सुधार सके। वो बस अपने ही मन में बड़बड़ाई जा रही थी। नहीं, मुझे बिना समय गवाए संजय से मिलना होगा, उसने खुद से कहा। और जैसे ही उसने वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की तभी रूम की बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर उसके पैर जम से गए। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसकी दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। बार बार बेल बजने के कारण वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी थी। अचानक से उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो गया। उसके ठीक सामने आंखों में गुस्सा लिए उसके पिता दिनेश शर्म से नजरें झुकाए उसका मंगेतर संजय और सहानुभूति दिखाते हुए उसकी सौतेली बहन कनिका खड़े थे। अभी तक वो खुद भी नहीं समझ पाई थी कि कल रात क्या हुआ था और अब अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनसे कहे क्या, उन्हें समझाए क्या। और वो अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी वो जंगत थप्पड़ की आवाज से गूंज उठी। बस एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं हम तुम्हारे इस घटिया मुंह से। तुमने जो किया उसे देखकर तो मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। छी! नेहा के पिता ने कमरे की ओर नेहा की हालत देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। शर्म से चेहरा झुकाए नेहा कुछ पलों के लिए स्तंभ हो गई थी। अपनी सफाई में कुछ कहने से पहले ही उसे उसकी सजा सुना दी गई थी। बड़ी हिम्मत करके उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए प्लीज। कम से कम तुम तो सुनो संजय, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्रस्ट मी। नेहा ने संजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, पर वो आंख उठाकर नेहा की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। बस एक तो तुमने इतनी घिनौनी हरकत की है और कह रही हो कि कुछ गलत नहीं किया। तुमने हमारे परिवार के साथ साथ संजय और उसके परिवार की भी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ये सब सुनकर अब नेहा कहती है, नहीं पापा, डोंट से दिस प्लीज। संजय तुम तो समझाओ पापा को, तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना। बोलो ना संजय। नेहा ने संजय के हाथ को बार बार झंझोड़ते हुए पूछा, पर संजय ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया।
संजय कांपती हुई आवाज में नेहा ने एक बार फिर अपने प्यार को पुकारा। वट नेहा, क्या कहूँ मैं डैड से? अरे मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही नेहा हो जिससे मैंने प्यार किया था। आई कांट बिलीव मेरी नेहा ऐसा कर सकती है। बट गेस वट, ना विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है मेरे पास। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे अपने आप से आजाद कर दो। I can't be with you anymore. I am breaking up with you, Neha. Thank you for this amazing surprise. Goodbye. संजय के नम आंखों से नेहा के सामने अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर फेंकते हुए कहा। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यार संजय उसे इस तरह बिना सुने चला जाएगा। उसने लाइफ के हर मोमेंट, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में संजय को खुद के साथ इमेजिन किया था, पर आज उसका भरोसा टूट चुका था, जिसने उसे पूरी तरह से बिखेर दिया था। तुम पर मुझे नाज था, तुम्हारे हार्डवर्क के एग्जाम्पल्स दिया करता था। मैं लोगों को गर्व से सिर ऊंचा रहता था मेरा जब मैं लोगों के सामने तुम्हारी बात करता था, पर आज तुमने वो सारी भावनाएं मिट्टी में मिला दी। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटी पर मैं गर्व कर रहा था वो इतनी बदचलन और गिरी हुई निकलेगी। अब यहाँ रुक कर हमें और शर्मिंदा मत करो, दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। हमारे परिवार ने तुम्हारे जैसी औलाद की कोई जगह नहीं है। पिता दिनेश ये कहकर वहां से गुस्से में निकल गए। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। संजय गिड़गिड़ाते हुए नेहा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, पर एक के बाद एक उनके सहारे अपने उसे रोता बिलखता हुआ छोड़ गए। आखिर क्या हुआ था कल रात जिसके चलते नेहा की हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आ गया? कौन था इस घिनौने प्लान के पीछे जिसने नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रात में ही उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाएगी। नेहा के साथ कल रात जो हुआ उसका सदमा शायद वो बर्दाश्त कर भी लेती, पर उसके अपनों ने जो उसे चोट दी थी उसके दर्द से शायद अब वो कभी नहीं उबर पाएगी। संजय और दिनेश ने तो उससे अपना मुंह मोड़ ही लिया था, पर वहां एक शख्स था जो अब भी खड़ा था, और वो थी कनिका। जमीन पर पड़ी नेहा को बेहाल देखकर कनिका का व्यवहार वैसा नहीं था जैसा एक बहन का होना चाहिए। अपनी बड़ी बहन को यूं तड़पता देखकर कनिका ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो उसको सहारा दे। अपनी बहन के आंसुओं को देखकर कनिका के होठों पर एक भीनी भीनी सी मुस्कुराहट थी, पर आखिर क्यों ये नेहा को भी नहीं पता था। अरे दीदी संभालो खुद को, वैसे भी अब तुम्हें अकेले ही अपने आप को संभालना है। कनिका अपनी तीखी जुबान से मीठा बोलकर नेहा को सिंपैथी दिखाने का दिखावा कर रही थी। वो भले ही अच्छा नाटक क्यों ना कर ले, नेहा को उसकी आंखों में देखकर शक हो गया था कि उसके शब्द और उसके भाव मेल नहीं खा रहे थे। कनिका, तुमने किसी को कुछ समझाया क्यों नहीं? तुम तो मुझे जानती हो। मैंने तो संजय के अलावा आज तक किसी लड़के के बारे में सोचा तक नहीं, तो मैं ये सब कैसे? मुझे सच में कुछ याद नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। डैड से बात करो, संजय को समझाओ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। नेहा कनिका के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही थी। नेहा के हर सेंटेंस के साथ कनिका के चेहरे पर सुकून के भाव बढ़ते ही जा रहे थे, जो उसके सहानुभूति भरे शब्दों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। पर नेहा को कनिका का यह बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। मैं समझाऊं, सबको मजाक कर रही हो क्या? कनिका ने नेहा का मजाक बनाते हुए कहा। उसकी ये टोन नेहा को अंदर ही अंदर और चोट पहुंचा गई। हाँ तुम कहो तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि कल रात क्या हुआ था। ये सुनकर नेहा की आंखें अपनी बहन पर टिक गई। कनिका उसे कल रात की सच्चाई बयान करने वाली थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को जानकर खुश हो या दुखी। क्या तुम जानती थी कि कल क्या हुआ मेरे साथ? बताओ मुझे, तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? नेहा ने इस बार कनिका के दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा। तभी कनिका ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही ये सारा जाल जानबूझ के तुम्हें फंसाने के लिए बिछाया था। क्यों? तुम्हें हमेशा लाइफ में मुझसे ज्यादा अच्छा मिलता रहेगा। मैंने हमेशा से संजय जैसे बड़े बिजनेसमैन से शादी करने के ख्वाब सजाए थे। मैं उसके करीब जाने ही वाली थी कि तभी मुझे पता चला तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। मैंने उसे रिझाने की न जाने कितनी कोशिश की, पर वो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। तो इस बार मैंने उसके विश्वास पर चोट पहुंचाई, और मुझे यकीन है कि ये चोट उसको तुम से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी, और मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ देकर आसानी से उसके करीब आ जाऊंगी। कनिका ने एक एक करके अपने सारे पत्ते नेहा के सामने खोल दिए। नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने घिनौने खेल को खुद उसकी बहन ने रचा था। तुम इतना गिर जाओगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें इतनी नफरत थी मुझसे। पर कनिका चुपचाप उसकी हालत देखकर हंस रही थी।
अब इतना रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। ये लो, डैड ने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं ताकि तुम अपने आगे की जिंदगी की शुरुआत कर सको। कहीं भी जाओ पर यहाँ नजर मत आना, दूर हो जाओ हम सब की जिंदगी से। गुड बाय दीदी, कहकर कनिका ने एक लिफाफा नेहा के मुंह पर दे मारा जिसके अंदर कुछ पैसे थे। कनिका कनिका कहकर नेहा उसके पैर पकड़ती रही, पर कनिका ने उसकी एक न सुनी और इठलाती हुई वहां से चल पड़ी। दूसरी ओर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सिंघानियाज इंडियाज के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे जिनका दिल्ली, एनसीआर और यूपी में सबसे बड़ा नाम था। कंपनी का ओनर आदित्य सिंघानिया 28 साल का एक यंग और स्मार्ट लड़का था जिसके चार्म और इंटेलिजेंस के सब दीवाने थे। नेहा के मंगत संजय खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और सिंघानियाज हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। पिछली एक डील सिंघानियाज को मिलने से खुरानाज बहुत डिस्टर्ब थे। मीटिंग के बाद असिस्टेंट मयंक ने अपने बॉस आदित्य को बताया कि कैसे कल रात खुरानाज ने आदित्य को फंसाने के लिए घटिया चाल चली थी। उन्होंने होटल के एक वेटर्स को पैसे देकर आदित्य को ड्रग्स दिलवाए और फिर उसे अपने ही एक होटल के रूम में भेज दिया। खुरानाज ने आदित्य को बदनाम करने के लिए रूम में भेजने के लिए एक लड़की को भी हायर किया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य ने चिल्लाते हुए मयंक से पूछा। बेवकूफ इंसान, तुम्हें इतना सब कुछ पता था और तुम मुझे अब बता रहे हो। सॉरी बॉस, पर मुझे भी ये अभी ही पता चला है। पर क्या आप उस होटल से आ रहे हैं? क्या आपके साथ वहाँ कोई और भी था? मयंक ने आदित्य से शर्माते हुए ये सवाल किया। हाँ, कहकर आदित्य याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कल रात क्या हुआ था। दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे उस लड़की की शक्ल याद नहीं आ रही थी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी और पता करो कि कौन थी वो लड़की। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए, इससे पहले कि वो खुराना उस लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। हमें उसे ढूंढकर उसे खरीद लेना चाहिए। आदित्य ने गुस्से में मयंक को होटल और उस लड़की के बारे में पता करवाने के लिए भेज दिया। और फिर वक्त बीत चुका था। 6 साल के एक लंबे अरसे के बाद नेहा मुंबई एयरपोर्ट पे एक 5 साल की बच्ची पीहू के साथ अपनी बनारस की फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। पीहू इतनी चंचल और शरारती थी कि नेहा को हर वक्त उसके आगे पीछे घूमना पड़ता था। वह पीहू के साथ बिल्कुल उसी की उम्र की हो जाती थी, इसलिए शायद पीहू भी उसे अपने सबसे करीब समझती थी। उन दोनों का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड का था, इसलिए तो पीहू अपनी मम्मा को बड़ी कहकर बुलाती थी। यस पीहू, क्या तुम क्लाउड्स देखने के लिए रेडी हो? पीहू ने नेहा से बड़े प्यार से पूछा। यस, पीहू ने उछलते हुए कहा। आज पीहू अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट में बैठने वाली थी, इसलिए पिछले एक हफ्ते से एक्साइटमेंट के मारे वो इंटरनेट पर एरोप्लेन के कई फोटोज और वीडियोस देख रही थी। पीहू की एक्साइटमेंट में नेहा ने खुद को इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि वो अपने मन में चल रही चिंता की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती थी। पीहू की हैप्पी जर्नी के लिए अपने अंदर चल रही कसमकस को वह जरा भी हवा नहीं देना चाहती थी। जैसे ही पीहू बनारस को लेकर कोई बात करती, नेहा के चेहरे पर टेंशन साफ झलकने लगती। पीहू भले ही उम्र में 5 साल की थी, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो बहुत अच्छे से जानती थी। क्या बात उसे परेशान करती है, किस बात से वो हैप्पी होती है, किस बात से वो केयरिंग है। नेहा पीहू के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती थी। फ्लाइट के टाइम के अनुसार दोनों अपनी बुक्ड सीट्स पर जाकर बैठ गए। बडी, आर यू रेडी टू फ्लाई? पीहू ने नेहा से बाहर की ओर देखते हुए पूछा। वह खिड़की से ऐसे झांकने की कोशिश कर रही थी जैसे प्लेन के एक एक पहिए को देखना चाहती हो। उसके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इतना बड़ा प्लेन उड़ेगा कैसे। वहां बैठते ही पीहू का चंचल मन क्लाउड्स देखने के लिए बहुत उछल रहा था। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होना शुरू हुई, धीरे धीरे पीहू की आंखें फटती गई। वह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर नजरें गड़ाए हुए बैठी थी। इधर नेहा की धड़कनें फ्लाइट के ऊपर जाने से और बढ़ती जा रही थी। जिस बात के लिए वह बेचैन थी वो घड़ी उनके उड़ने से और भी करीब आ रही थी। कुछ ही समय बाद जब पीहू की नजर वापस नेहा पर पड़ी तो उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर पीहू ने एक बार फिर से पूछ लिया, हम तो क्या सोचा है? पीहू ने अपनी बचकानी आवाज में एक जवान शख्स की तरह दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बड़ी गंभीरता से पूछा। क्या सोचा है मतलब? नेहा ने पीहू से नजरें हटाकर इधर उधर देखते हुए उसके सवाल को इग्नोर करने की कोशिश की। वो हर बार ये समझ नहीं पाती थी कि पीहू इतनी छोटी होने के बावजूद उसके चेहरे को देखते ही कैसे समझ जाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है ना, मुझसे हाइड नहीं कर पाओगी तुम कुछ। पीहू ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए नेहा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा।
नेहा पीहू के इन चालाक और क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर अच्छे से समझ चुकी थी कि वो फिर से वही बात करना चाहती है जो नेहा पिछले 2 हफ्तों में इग्नोर कर रही थी। हाँ बाबा, क्या ही हाइड कर पाऊंगी मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी आंखों से, तुम्हें क्लाउड नहीं देखना क्या? नेहा ने पीहू का ध्यान बादलों की तरफ खींचने के लिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर पीहू इतनी जल्दी भटक जाने वालों में से नहीं थी। देख लिए मैंने क्लाउड सब, तो तुम मुझे ये बताओ पापा का क्या करना है? पीहू ने इस बार बिना घुमाए फिराए सीधा अपना सवाल नेहा से पूछ लिया। चुप, बाहर देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। नेहा ने पीहू का मुंह बंद करते हुए उसका चेहरा बाहर की तरफ घुमा दिया। बात मत बदलो, बताओ पापा का क्या सोचा है आपने? मुझे पता है तुम उसी टेंशन में हो। पिछले हफ्ते जब मौसी का फोन आया था तब भी तुम उनसे यही बात कर रही थी। मैंने रसोई से चुप कर आपकी सारी बातें सुनी थी। पीहू ने नेहा से पूछा। बस कर शैतान लड़की, 5 साल की हो तुम और हरकतें देखो। नेहा ने पीहू को तो शांत करा दिया था, पर उसके सवालों से नेहा का मन और भी बेचैन हो गया था। जिस फैमिली फंक्शन में वो जा रही थी वहां सबका एक ही सवाल होगा पीहू के पापा को लेकर, जिसके लिए नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। और ये बात नेहा को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी, पर अब उसके सवालों से बचने का नेहा ने एक और नया रास्ता निकाला था। पीहू, यू नो ना, मुझे मोशन सिकनेस होता है तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ, और ये फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। ये लो, तब तक के लिए यू कैन प्ले इन द मोबाइल। नीहू ने पीहू को अपना मोबाइल देते हुए कहा। उसे पता था कि पीहू की डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका उसके फेवरेट गेम्स खिलवाना होता था। पीहू ने मुस्कुराते हुए नेहा का मोबाइल पकड़ तो लिया था, पर वो इस वक्त गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसका पूरा ध्यान तो अभी कहीं और ही था। उसके खुरापाती दिमाग में एक बड़ा ही अतरंगी आइडिया बड़े दिनों से उथल पुथल कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस आइडिया को वर्कआउट कैसे करे। वो चुपचाप मोबाइल लेकर शांति से नेहा के बगल में बैठी हुई थी। कभी वो बाहर बादल की ओर देखती तो कभी नेहा की तरफ। उसका चंचल मन उसे एक जगह बैठने के लिए अलाउ कर ही नहीं रहा था। उसके मन में आया कि क्यों ना इतने बड़े फ्लाइट की एक सैर की जाए। सीट से उतर के नेहा के सामने वो इतनी चालाकी से निकली कि नेहा को उसके जाने की आहट तक नहीं हुई। प्यास लगने के कारण पीहू पानी का गिलास लेकर बड़े आराम से आगे की तरफ चल रही थी कि तभी फ्लाइट में टर्बुलेंस के कारण उसके हाथ से पानी का गिलास छलक कर वहीं पास में बैठे एक आदमी पर गिर गया। ब्लैक कोट में वह आदमी पीहू से उसकी नादानी के लिए कुछ कह पाता कि तभी पीहू के मुंह से उसकी तरफ देखते ही निकला, पापा। आखिर क्यों कहा पीहू ने एक अनजान शख्स को पापा? क्या वो शख्स सच में पीहू का पापा था, या इसके पीछे भी पीहू की कोई शरारत छुपी थी, या उसके इस शब्द के पीछे छुपे थे कई गहरे राज? आखिर क्या रिश्ता था पीहू और नेहा का? पीहू ने जिस शख्स को इतने प्यार से पापा कहकर बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य सिंघानिया था। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर आदित्य भी चौंक गया था। उसने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो उसके सामने पीहू पिंक कलर का फ्रॉक पहने खड़ी थी। पीहू की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर आदित्य की नजरें भी उस पर ठहर गई, पर इस नादान सी बच्ची का आदित्य को पापा कहकर पुकारना आदित्य के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था। क्या? आदित्य ने कहा। पापा, क्या आप मेरे पापा बनोगे? पीहू ने प्यारी आवाज में कहा। क्या कह रही हो? और तुम किसके साथ हो? पीहू के सवाल से आदित्य को कंफ्यूजन और बढ़ती जा रही थी। उसने पीहू के आसपास देखकर पता करने की कोशिश की कि ये बच्ची किसके साथ है। आदित्य को पीहू के सवाल का जवाब समझ ही नहीं आ रहा था। आप मुझसे ये सारे सवाल बाद में कर लेना, पर अभी ये बताओ कि क्या आप मेरे पापा बनोगे? पीहू ने इस बार फिर अपना वही सवाल किया। आदित्य अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। उसे उस बच्ची का बोला सा चेहरा देखकर उसका दिल तोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने बड़े ही प्यार से पीहू के हाथों को पकड़ा और अपने पास बुलाया। अच्छा, मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, तभी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। आदित्य ने पीहू से बड़े ही प्यार से पूछा। मेरा नाम पीहू है और मैं 5 इयर्स ओल्ड हूँ। ओह, जस्ट 5 इयर्स ओल्ड? आप तो बहुत छोटे हो। यहाँ आप किसके साथ आए हो और आप रहते कहाँ हो? आदित्य ने पीहू की टेढ़ी चोटी को सीधा करते हुए पूछा। उसने आज तक इतनी छोटी बच्ची को इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हुए नहीं सुना था। पीहू से वो इतना प्रभावित था कि उसके बेतुके सवालों से उसे जरा भी इरिटेशन नहीं हो रही थी। इनफैक्ट अब तो वो उसके बारे में और भी जानना चाहता था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर कौन थी ये बच्ची जिसे इतने बड़े आदमी से जरा भी डर नहीं लगा, जो इतने विश्वास के साथ न जाने क्यों उसे पापा बनने की बात कह रही थी।
यस, मैं और बडी मुंबई में रहते हैं। अभी हम बनारस जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन के लिए, पीहू ने आदित्य को बताया। ओह अच्छा, कहाँ है आपकी बड़ी? क्या वो भी आपकी तरह ही छोटी सी है? वो रही मम्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बडी, पीहू ने नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा। 5 साल पहले जब नेहा को उसके घर से बेदखल कर दिया गया था तो उस वक्त वो सबसे पहले अपनी बचपन की दोस्त समृति के पास गई थी। समृति उसे इतने अच्छे से समझती थी कि और तुरंत उसे अपने घर में रहने के लिए मना लिया। कुछ ही दिनों बाद नेहा को उल्टी और चक्कर का एहसास हो रहा था। नेहा, कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, समृति ने नेहा की फिक्र करते हुए कहा। हाँ, मुझे भी लग रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं उस रात मेरे साथ कुछ और उसकी वजह से कहीं मैं बोलते बोलते नेहा ने खुद को रोक लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, यू वेट, आई विल ब्रिंग द किट, इतनी टेंशन मत ले। अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी समृति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा बार बार अपनी हालत को लेकर बेचैन हुए जा रही थी और आखिरकार उसका डर सच निकला। डॉक्टर ने बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर कुछ दिनों के लिए वो डिप्रेशन में चली गई। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा। हर दिन हर पल उसे ये एहसास हो रहा था कि उस रात उसकी क्या गलती थी। क्या संजय से प्यार करना उसकी गलती थी या फिर उसके साथ उस कमरे में जाना? नेहा देख, अब जो होना था वो हो चुका है। मेरी मानो तो हम डॉक्टर से बात करके अबॉर्शन करवा लेते हैं, समृति ने नेहा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। नो नेवर, ये क्या कह रही हो तुम? नेहा ने चौंकते हुए समृति से कहा। आई मीन समृति, कुछ और कहती तभी नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं समृति, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट एंड आई विल गिव अ बर्थ टू दिस चाइल्ड। नेहा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मन की बात कही। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि सिंगल मदर को इस सोसाइटी में कैसे देखा जाता है? तुम अनमैरिड हो, संजय भी चला गया। अगर ये बच्चा तुम्हारी लाइफ में आ गया तो तुम शायद फिर कभी किसी के साथ शादी नहीं कर पाओगी। सोसाइटी, संजय, ये सब क्या बातें कर रही हो? समृति मेरे पक्ष को बिना सुने ही जिस वक्त मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया था उस वक्त तो सोसाइटी मुझे बचाने नहीं आई थी ना। जिस वक्त मुझे संजय की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस पल को वो मुझे अकेला छोड़कर गया, तो अब मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मेरा अब इस दुनिया में कोई अपना नहीं है समृति, जो है यही बच्चा है। जो तो कुदरत ने अगर मुझे इस नए रिश्ते से ब्लेस किया है तो वाई शुड आई स्टेप बिहाइंड? मैं पीछे नहीं हट सकती समृति। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और ये फाइनल है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मैं माँ बनूंगी। नेहा ने पहले आंसुओं के साथ अपने थॉट्स को क्लियरली समृति के साथ शेयर किया। वो नहीं जानती थी कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी थी वो उसके लिए कांटों से भरा होने वाला था। उसके इस अड़िग विश्वास को देखकर समृति के पास उसे रोकने का अब और कोई कारण नहीं था। उसने बिना एक और सवाल किए उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया। हाँ, मुझे नहीं पता कि आगे की जिंदगी कैसी होगी तुम्हारी, पर तुम्हारा ये विश्वास देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारी प्रॉब्लम्स का सामना पूरी स्ट्रेंथ के साथ करोगी। तुमने जो भी डिसाइड किया है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ, समृति ने नेहा को गले लगाकर कहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। नेहा की पिछली जॉब उसकी हालत के चलते वो ज्वाइन नहीं कर पाई, पर उसके टैलेंट और एक्सपीरियंस के दम पर जल्द ही उसकी दूसरी नौकरी लग गई। अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए नेहा हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई। एक भी दिन उसका ऐसा नहीं गुजरता था जब लोग उसे उसकी सिचुएशन के लिए क्वेश्चन ना करें, खरी खोटी ना सुनाएं। इनके चलते नेहा को अपने डिसीजन पर भरोसा कई बार हिलता था, पर उसके पेट में पल रहे बच्चे से उसके कनेक्शन ने उसे सब कुछ सहने के लिए मजबूत बना दिया था। पीहू के इस दुनिया में आते ही नेहा को अपने डिसीजन पर प्राउड फील हो रहा था। 9 महीने के इस खूबसूरत सफर के दौरान नेहा के लिए भले ही उस रात का दर्द कम नहीं हुआ था, पर इस सफर में उसे अपने दर्द से निकलने की एक राह जरूर मिल गई थी। आज 9 महीनों बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। मां बनने के इस खूबसूरत एहसास ने उसे उसके सारे दुखों से मुक्त कर दिया था। अब उसे आगे कुछ दिख रहा था तो सिर्फ उसकी बेटी पीहू और उसके साथ उसका उमंगमय जीवन। आज 6 साल बाद नेहा की लाइफ में पीहू ही उसका सब कुछ थी, पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आज पीहू को अपने पापा की ऐसी क्या जरूरत हो गई थी कि वो एक अनजान आदमी को अपना पापा कह रही थी। मैं और बड़ी एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं। वहां पहुंचने से पहले ही बड़ी को कई लोगों के फोन आ रहे हैं और सब पूछ रहे हैं कि मेरे पापा साथ आ रहे हैं क्या, वो कहाँ है, पर मम्मा किसी को भी कुछ जवाब नहीं देती है। पीहू ने आदित्य को विस्तार से उसकी चिंता बड़े ही बचकाने अंदाज में बताई।
आदित्य को तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक 5 साल की बच्ची के साथ बात कर रहा है। जैसे जैसे वो उसे सुन रहा था, उसके पिता के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तो आपके पापा कहाँ हैं बेटा? आदित्य ने पीहू से पूछा। ये सुनकर उस बच्ची ने पप्पी फेस बना लिया और निराश होकर कहा, हाँ मुझे नहीं पता। बड़ी ने कहा था कि मेरे पापा ही नहीं है, बड़ी ही पापा है और मम्मा भी। ये सुनकर आदित्य को एक और शॉक लगा। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की बच्ची इतने प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ बात करेगी। वो इस बात को सुनकर ही उसकी माँ और उसके द्वारा पीहू को दी गई परवरिश से बेहद इम्प्रेस्ड था। हु इज द मदर ऑफ सच एन इंटेलिजेंट एंड क्यूट गर्ल? हेड्स ऑफ टू योर गर्ल। वो मन ही मन पीहू की माँ की हिम्मत की दाद दे रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कौन सी लड़की इतनी स्ट्रांग होगी जिसने अकेले इस बच्ची को ना सिर्फ जन्म दिया है बल्कि उसे इतना स्मार्ट भी बनाया है। तो आपने मुझे पापा क्यों कहा? उसने बच्ची के सिर को सहलाते हुए पूछा। क्योंकि हम वहाँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और बड़ी को सारे रिश्तेदारों से मिलना है। ये सोचकर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना 2 दिन के लिए मैं किसी को अपना पापा बना लूं। मैंने बहुत लोगों को देखा पर आपको देखते ही मुझे लगा कि आप बड़ी के साथ बहुत कूल लगोगे। कूल एंड हैंडसम यू विद ब्यूटीफुल बड़ी, इसलिए फेल्ट लाइक कॉलिंग यू पापा। क्या आप बनोगे 2 दिन के लिए मेरे पापा? पीहू ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आदित्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आदित्य को तो पता ही नहीं था कि इतनी भोली और मासूम सी शकल वाली बच्ची के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था। वह सारी बातें चुपचाप से सुने जा रहा था, क्योंकि जिस तरह का जुड़ाव उसे पीहू के साथ महसूस हो रहा था वैसा उसे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक ने आदित्य का मन मोह लिया था। पर क्या ये बात आपकी मम्मा, सॉरी मतलब आपकी बड़ी को पता है? उसने पीहू से पूछा। नहीं, मैं तो उन्हें सरप्राइज दूंगी। वो थोड़ा गुस्सा होंगी पर मैं मना लूंगी उनको। बस आप हाँ कर दो, बोलो ना, बनोगे ना आप मेरे पापा 2 दिन के लिए? प्लीज हाँ कर दो ना प्लीज। पीहू ने आंख बंद करके अपने होठों को बाहर करके प्यारा सा चेहरा बनाते हुए रिक्वेस्ट की। उसे बार बार एक ही बात रिपीट करता हुआ देखकर आदित्य ने फाइनली पीहू को हाँ कह दी। अच्छा अच्छा ठीक है, बन जाऊंगा मैं तुम्हारा पापा 2 दिन के लिए, पर उससे पहले मुझे आपकी मम्मा से भी तो मिलना पड़ेगा ना। ये बातें तो बड़े ही करेंगे ना, और आप तो अभी जस्ट 5 years old हो। ये सुनते ही पीहू खुशी के मारे चिल्लाने लगी। ये थैंक यू आर द बेस्ट कहकर उसने आदित्य को गले लगा लिया और उसके सामने इतनी छोटी सी थी कि हक के नाम पर वो सिर्फ उसके हाथ तक ही पहुंच पाई। अपने हाथ के इर्द गिर्द पीहू के नन्हे हाथों को लिपटता देखकर आदित्य के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इस एहसास को ना तो वो समझ पा रहा था और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहा था। पीहू के स्पर्श ने आदित्य के दिल में उसे एक खास तरह के अपनेपन का एहसास दिया था जो उसने पहली बार महसूस किया था। पीहू की इतनी जोर की आवाज सुनकर नेहा की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा तो वो आगे की सीट पर एक अनजान व्यक्ति के पास खड़ी हुई थी। हड़बड़ाते हुए नेहा ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और तुरंत उसके पास पहुंच गई। पीहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ, कम बैक टू योर सीट एंड किससे बात कर रही हो? नेहा ने पीहू का हाथ पकड़कर जैसे उसे पीछे खींचने की कोशिश की तो पीहू ने कहा, बड़ी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे मेरे पापा मिल गए। ये सुनते ही नेहा के होश उड़ गए। क्या? उसने जोर से कहा और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य और नेहा की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे पर ठहर सी गई। क्या करेगी नेहा अब जब उसे पता चलेगा कि पीहू का प्लान क्या है? क्या पीहू के इस प्लान में नेहा शामिल होगी या फिर एक बार फिर उसके सामने आने वाली है नई मुसीबत?